हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ एनालाइजिंग विलन्स। आज हम एनालाइज कर रहे हैं एंटोन चिगर फ्रॉम नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। हावियर बादम की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक ऐसी फिल्म है जिसे आप बार बार देखोगे सिर्फ एंटोन चिगर को देखने के लिए। जब कोएन ब्रदर्स एंटोन चिगर की कास्टिंग कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो इस कैरेक्टर को ऐसे पोर्ट्रे कर सके जैसे ये मार्स से आया हो, और इस कैरेक्टर के एम्बिगियस नेचर और ऑड अपीयरेंसेस उनको ऐसे ही प्रेजेंट करती है जैसे वो इस दुनिया का है ही नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आया है। चलो इस फिल्म में जो एंटोन के बारे में दिखाया है उसको समझते हैं, उसकी अपीयरेंस, मैनरिज्म, स्पीच पैटर्न और वो सीन जिसमें एंटोन डेप्यूटी को मारता है, एंड ऑफ कोर्स फिर उसकी सोच और आइडियोलॉजी पे भी बात करेंगे। जब हम पहली बार एंटोन को देखते हैं तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि वो काफी ऑड लगता है। उसके बाल, उसके कपड़े उसके अपीयरेंसेस से मैच नहीं करते। उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्टेयर रहती है जो उसको इतना स्केरी बनाती है। हम उसको कभी भी हंसते हुए नहीं देखते जब भी वो किसी से बात करता है। जब भी वो किसी ग्रिम सब्जेक्ट के बारे में भी बात कर रहा होता है तो भी उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं होते। वो बिल्कुल ही इमोशनलेस दिखता है। उसकी आवाज लो, क्वाइट और ग्रेवली है। आम लोगों की तरह उसकी आवाज गुस्से में भी तेज नहीं होती। उसके बॉडी मोशन भी काफी स्टिफ, फ्लूइड और स्ट्रेंज है। आप वो पीनट वाले सीन का ही एग्जांपल ले लो, जिस तरह से वो पीनट्स को अपने मुंह में डालता है धीरे धीरे, वो बहुत ऑफ लगता है। इट्स नॉट नॉर्मल। उसके पास वो प्रिसीजन और स्टेडी हैंड्स भी है कि वो अपने पैर में लगी हुई गोली खुद ही निकाल सकता है और वो बहुत सारा पेन भी सह सकता है। जिन सिचुएशन में नॉर्मल इंसान बहुत हल्ला गुल्ला मचाते हैं, ही एक्ट्स वेरी नॉर्मल, मानो गोली नहीं चींटी ने काटा हो। हमें इस कैरेक्टर का बैकग्राउंड नहीं दिखाया जाता इस फिल्म में, पर हावियर बादम के एक्सेंट से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ही सम सॉर्ट ऑफ हिस्पैनिक। इवन बुक के राइटर ने भी यही कहा है कि जब उन्होंने इस कैरेक्टर का नाम सोचा तो उन्हें ये नाम सुनने में बहुत अच्छा लगा। इस कैरेक्टर की पूरी पर्सनालिटी, एम्बिग्यूटी, मिस्ट्री और ऑडिटी पे बेस्ड है। एक ऐसा आदमी जो इस दुनिया को होके भी इस दुनिया का फील नहीं होता, जिसे देख के ऐसा लगता है ना जाने ये किस दुनिया से आया है। चलो अब वो डेप्यूटी वाले सीन की बात करते हैं। डेप्यूटी फोन में बात करने में बिजी है और एंटोन अपने टूल्स का इस्तेमाल करता है जो उस वक्त उसके पास है, प्रिकॉशन एंड स्टेल्थ। वो चुपचाप से हथकड़ी पीछे से आगे करता है और धीरे धीरे पीछे से डेप्यूटी के पास आता है और फिर वो बहुत ही रूथलेसली और ब्रूटली डेप्यूटी का गला दबाने लगता है। जहाँ एक तरफ डेप्यूटी स्ट्रैंगल हो रहा है हथकड़ी से और छटपटा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एंटोन के चेहरे पे प्योर फ्यूरी है मिक्स्ड विद प्योर रेज। डेप्यूटी को मारने के बाद वो बहुत ही कामली अपना हाथ धोता है और फिर बाहर जाते हुए उसकी लाश के पास से अपना सामान उठाता है। वो रेज जो उसके चेहरे पे थी जब वो डेप्यूटी को मारता है, वो रेज हमें पूरी फिल्म में दोबारा नहीं दिखती, पर रूथलेसनेस, स्टेल्थ और लैक ऑफ इमोशन हमें ऑलमोस्ट सभी सीन्स में दिखते हैं। चलो अब जरा गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि हु इज एंटोन चिगर, व्हाई ही किल्स। वो किलिंग क्यों करता है? पहली नजर में तो लगता है ही हंट्स फॉर द थ्रिल ऑफ हंटिंग, पर थ्रिल ऑफ हंटिंग से पहले हम एंटोन चिगर की सोच को समझते हैं कि वो अपने आप को हार्ट ब्रिंगर ऑफ फेट समझता है। एंटोन चिगर के एक्शन इतने सोलम और रिमोर्सफुल इसलिए लगते हैं क्योंकि वो अपने आप को भगवान का दूत समझता है। वो लोगों को जज करता है और उसको लगता है कि सामने वाले ने पाप किया है तो वो कॉइन टॉस करता है और सामने वाले की जिंदगी और मौत उस टॉस पे डिपेंड करती है। उनकी मौत फेट डिसाइड करती है। सब कुछ किस्मत पे टिका हुआ है और किस्मत का सौदागर है एंटोन, ऐसा उसको लगता है। जैसे एंटोन को जब वो स्टोर क्लर्क ग्रीडी लगता है क्योंकि वो अपने वाइफ के पैसे यूज कर रहा है। शादी के बाद वो अपनी वाइफ के पास आके रह रहा है और उसी को अपना बिजनेस बना के बैठा है, तो वो कॉइन टॉस करता है। एंटोन इज लाइक कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है फेट कर रहा है, किस्मत कर रहा है। अगर तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा है तो तुम कॉइन का वो साइड चूज करोगे और तुम्हारी मौत होगी और मारूंगा मैं, बिकॉज आई एम दी हार्ट ब्रिंगर ऑफ फेट। जैसे लास्ट में वो शेरिफ की जान बख्श देता है। वो चाहता तो उसको उसी वक्त मार सकता था जब वो कमरे के अंदर आता है, पर हम नीचे एक कॉइन पड़ा देखते हैं। दैट मीन्स एंटोन ने कॉइन टॉस किया और अभी शेरिफ का वक्त नहीं आया था। एंटोन चिगर का जो हथियार है कैटल गन, वो रिप्रेजेंट करती है उसकी मेंटालिटी को कि वो और लोगों को अपने से नीचे मानता है। वो अपने आप को प्योर और पाप मुक्त मांगता है, वहीं और लोगों पे जजमेंट करता है कि उन्हें जिंदा रहना चाहिए या नहीं। जिस तरह से कैटल्स को मारा जाता है वो भी इंसानों को वैसे ही मारता है। वो इंसानों को कैटल ही तो समझता है। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इस फिल्म का एंड बहुत ही पोएटिक है।
जब एंटोन ल्यूलिन की वाइफ के पास पहुंचता है उसको मारने के लिए लास्ट में, तो कॉइन टॉस के लिए कहता है, पर जो उसकी वाइफ है, ल्यूलिन की जो वाइफ है, वो कोई भी साइड चूज करने से मना कर देती है, तो एंटोन बिना टॉस किए ही उसको मार देता है। और इसीलिए अगले ही सीन में एंटोन का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही पोएटिक है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट होना एक चांस है, इत्तेफाक की बात है, जो ये दिखाता है जैसे वो औरों की जिंदगी का फैसला कॉइन टॉस पे करता है। इट्स ऑल अबाउट चांस, इट्स ऑल अबाउट इत्तेफाक। ऐसे ही उसकी खुद की जिंदगी भी एक चांस पे ही टिकी हुई है। ही इज नो गॉड। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि वो कॉइन टॉस इसलिए करता है कि जब भी वो किसी को मारे तो उसे कोई गिल्ट ना हो, क्योंकि ये उसने नहीं, ये तो फेट ने डिसाइड किया है कि सामने वाला मरेगा। यस, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, पर एंटोन एक प्योर इविल विलन है। इज नॉट एंटी हीरो, ही ऑल्सो किल्स आउट ऑफ नेसेसिटी। जैसे जब भी वो किसी की गाड़ी लेता है तो वो उन्हें मार देता है ताकि वो लोग पुलिस को उसका हुलिया ना बता सकें। वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी मारता है, जैसे वो डेजर्ट में उन दोनों आदमियों को मारता है, जो कि ऐसा लगता है जैसे एंटोन शिगर मनी हंगरी है और सारा पैसा लेके गायब हो जाएगा। पर अगर हम बुक का रेफरेंस ले तो बुक में एंटोन को जब पैसा वाला सूटकेस मिल जाता है तो वो सूटकेस अपने एम्प्लॉयर को रिटर्न कर देता है। तो आई गेस उसके एम्प्लॉयर ने ही उन दोनों को मारने को कहा होगा, क्योंकि शायद उन्हीं लोगों की वजह से डील में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। देखो, ये फिल्म में सब कुछ दिखाया नहीं है, मोस्टली चीजें इंटरप्रेट करने के लिए छोड़ी गई हैं। हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन आपको सही ना लगे, एंड इट्स टोटली फाइन। हाँ, तो एक सीन में वो बिल्डिंग में जाके अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे को मारता है, क्योंकि उसने किसी और को हायर किया होता है एंटोन को मारने के लिए, और अकाउंटेंट को जिंदा छोड़ देता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में ऐसी गलती ना करे। किसी भी काम को करने के लिए एक सही टूल की जरूरत होती है, और ऐसे कामों के लिए एंटोन ही सही टूल है। इज ऑब्सेस्ड विद यूजिंग द राइट टूल फॉर द जॉब। और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोगों को भी वो मारता है, ही किल्स देम बिकॉज दे वर नॉट द राइट टूल फॉर द जॉब। वो डेजर्ट में उन दो लोगों को इसीलिए मारता है ना, क्योंकि वो राइट टूल नहीं थे। अगर वो राइट होते तो जो है एंटोन को वहां आना ही ना पड़ता। और यही उसकी फिलॉसफी भी है, टू यूज द राइट टूल फॉर द जॉब। और यही चीज वो कार्सन को भी कहता है, इफ द रूल यू फॉलो ब्रॉट यू टू दिस, देन व्हाट यूज वाज इट। एंटोन का अकाउंटेंट को जिंदा छोड़ना ये दिखाता है कि वो बिना रीजन किसी को नहीं मारता, और एंटोन शिगर बहुत ही लॉयल है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को वो इसलिए मारता है बिकॉज ही इज क्लिंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे खराब पुर्जों को निकाल के फेंक रहा है, वरना आगे चल के वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सड़ा देंगे। एंटोन अकाउंटेंट को नहीं मारता, जो कि उसकी लॉयल्टी एंड प्रिंसिपल दिखाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। एंटोन की आंखों में ह्यूमन लाइफ की कोई अहमियत नहीं है, उसके अंदर कोई रिमोर्स नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है। इनफैक्ट उसके और उसके गोल के बीच में कोई भी आएगा, इनफैक्ट अगर एक छोटी बच्ची भी आई तो वो उसे भी मार देगा बिना पलक झपके, बिना एक बार सोचे, बिना एक बार हिचकिचाए। और यही चीज उसको एक बहुत ही स्केरी विलन बनाती है। बट ही नेवर किल्स जस्ट टू किल। हर किलिंग के पीछे कोई ना कोई ट्विस्टेड रीजन होता है। उसके अंदर सिर्फ एक ही खूबी है, और वो है लॉयल्टी। और वो काफी नहीं है जिसके लिए मैं उसको एक अच्छा इंसान कह दूं। ही इज प्योर इविल। वो अपने शिकार के साथ खेलता है। दैट कॉइन टॉस इज अ गेम ही लाइक्स टू प्ले। ही इज अ साइकोपैथ हु लाइक्स द थ्रिल ऑफ हंट। ये सब मिलके उसको एक रूथलेस, रिलेंटलेस इविल बनाते हैं, जिससे अपने अलावा किसी की जान की परवाह नहीं, मेकिंग हिम एन आउटवर्डली एनिग्मा। आई होप आपको एनालाइजिंग विलन्स का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।